अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ASHP की गाइडलाइंस है, यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। हमारे पास जो गाइडलाइंस भी है कि कौन से वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं कि कोई भी हॉस्पिटल अपनी अपने प्रेमिसेस में एक फार्मेसी खोलने के लिए उसे पूरे करने होंगे। यानी ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं से मुराद मैक्सिमम तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो सेफ और इफेक्टिव क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोविजन के लिए फार्मेसी के थ्रू जो फार्मेसी का रोल है, तो वो इन स्टैंडर्ड्स को अगर कोई फार्मेसी पूरा करती है तो इफेक्टिवली और सेफ और इफेक्टिव प्रैक्टिस उसकी हो सकेगी। उस फार्मेसी का उसका रोल हो सकेगा उस हॉस्पिटल में। यानी अच्छा, अब स्टैंडर्ड्स हमारे पास जरूरी क्यों होते हैं? अगर अगर ASHP ये गाइडलाइंस नहीं देता, ये स्टैंडर्ड्स हमें नहीं प्रोवाइड करता, तो आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म प्रैक्टिस हेल्थ केयर की नहीं होती। यानी ASHP ने बहुत ज्यादा स्टडीज के बाद ये गाइडलाइन सेटअप की हैं और जो हर हॉस्पिटल को पूरी करनी है ताकि एक क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड हो सके हमारे पेशेंट्स को। ठीक है, हमारे पेशेंट्स ही हमारे कंज्यूमर्स हैं और हम अपने कंज्यूमर्स का ही ख्याल कर रहे होते हैं। ठीक, अच्छा जी, हमारे पास पर्पस क्या है? हमारा पर्पस क्या है इन गाइडलाइंस को पढ़ने का? इन गाइडलाइंस का पर्पस क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा। हमारा पर्पस जो इन गाइडलाइंस का है वो ये है कि ये जो गाइडलाइंस है हमारे पास, इनका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि एक बेसिक गाइड प्रोवाइड की जा सके तमाम हॉस्पिटल्स को। वो दुनिया में चाहे कहीं पर भी हो वो हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल्स को क्या कहते हैं, बेसिक गाइड प्रोवाइड की गई है, गाइडलाइंस दी गई है कि ये सर्विसेज आपको हर हालत में प्रोवाइड करनी है अपनी फार्मेसी के अंदर। इसके बगैर कोई भी क्वालिटी हेल्थ केयर हम नहीं कह सकते, हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी फार्मेसी प्रॉपरली और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करिए। फार्मेसी का रोल एक बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है हमारी क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोविजन में। यानी अगर आप यहाँ पे अगर हम छोटे हॉस्पिटल्स देख लें हैं जो हमारे पास सर्टिफाइड वो नहीं है, जिन जो फार्मेसीज नहीं है, अगर आप उनको देखें, या आज से पहले अब तो दवागो वगैरह हमारे पास बहुत बड़ी फार्मेसीज खुल गई हैं, और अगर आप जो है कम्युनिटी सेटअप पे भी देख लो, तो हमारे पास जो फार्मेसी सेटिंग्स हुआ करती थी पहले, तो वो एक बिल्कुल दुकान की सी होती थी। अब कौन सी जो है वो फ्रिज आइटम्स हैं, कौन सी नहीं है, या कौन सी क्वालिटी मेंटेन करना है, तो वो दुकानदार अपने हिसाब से सेट करता था। उनकी उनमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। अगर हम तभी जो है ASHP ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए गाइडलाइंस दी गई है कि अब जो है फार्मेसी का जो रोल है, फार्मासिस्ट का जो रोल है वो एक हॉस्पिटल में बहुत ही, जैसे कहते हैं, नुमाया है। ठीक है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए जरूरी है कि वो कुछ स्टैंडर्ड्स को सारे फार्मासिस्ट फॉलो करें, हॉस्पिटल्स अपनी फार्मेसीज में कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें हमारे पास, ताकि हमारे पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और एरर्स के चांसेस या कोई भी चांसेस जो हमारे मेडिकेशन रिलेटेड एरर्स हैं वो कम से कम हो सके। ठीक, अच्छा, अब कुछ एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं, उनकी तरफ से कुछ बातों पे खास जो है हमारे पास पॉइंट्स हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल फार्मेसी की परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास कुछ खास पॉइंट्स ASHP ने मेजर पॉइंट्स दिए हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, या उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनकी फॉलोइंग सब कैटेगरीज भी हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड 1 आ जाता है वो है प्रैक्टिस मैनेजमेंट। हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे ये है क्या। तो स्टैंडर्ड 2 है हमारे पास मेडिकेशन यूज पॉलिसी डेवलपमेंट। अब मेडिकेशन यूज प्रोसेस आपको पता है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट आपको पता है, मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हो रही है फार्मेसी में, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट, उसके बारे में कोई हमारे पास स्टैंडर्ड, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड 2 में हमारे पास मेडिकेशन यूज पॉलिसी डेवलपमेंट है। यानी मेडिकेशन यूज प्रोसेस को अगर आप समझो, मेडिकेशन यूज प्रोसेस को तब से स्टार्ट हो जाता है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, और वो खत्म कब तक होता है, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, फार्मासिस्ट से कंसल्टेशन के बाद वो मेडिकेशन ऑर्डर जो है डिस्पेंस हुआ, वो ऑर्डर डिस्पेंस होने के बाद पेशेंट उसे यूज करता है, और वो सारी जो बीच के जो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं आखिर तक पेशेंट की कंजम्पशन तक, और जो है उसके एरर रिपोर्टिंग तक हमारे पास मेडिकेशन यूज प्रोसेस होता है। तो इसी
और इन सारी चीजों को डील कौन कर रहा होता है, हमारी फार्मेसीज का इससे बहुत ज्यादा डायरेक्ट लिंक होता है। हम स्टैंडर्ड 2 में ये पढ़ेंगे, तो मेडिकेशन यूज पॉलिसी डेवलपमेंट क्या होती है और किस तरह से हम करेंगे। स्टैंडर्ड 3 हमारे पास है ऑप्टिमाइजिंग मेडिकेशन थेरेपी, यानी हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं थेरेपी को। और यहाँ पे ड्रग प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक फार्मेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फार्मेसी में इंटर्नशिप अपनी कर चुके हैं उनको खास तौर पे ये बात मालूम होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं की वो आज जाके देखेंगे कि यहाँ पे फिलहाल जो है, जहाँ पे बिजनेस के बारे में बात हो रही होती है, फार्मेसी एक बिजनेस भी है, उसको एज अ बिजनेस भी लिया जा रहा होता है, जाहिर है। तो और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा किस लिए जरूरी है हेल्थ केयर में, ये चीज आपको आगे जिन्होंने अभी अपनी एनआईबीडी में इंटर्नशिप की होगी उनको तो बहुत ज्यादा सही से आइडिया होगा इसके बारे में। ऑडिट होता है पूरा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट को कोई गलत दवा ना चली जाए, कोई ज्यादा दवा ना चली जाए, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन होती है। और क्या कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और स्टैंडर्ड 5 हमारे पास आता है कि जो प्रिपेयरिंग पैकेजिंग लेबलिंग, मेडिकेशन को लेबल जो कर रहे होते हैं, जो हम डिस्पेंसिंग की ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग के जितने भी प्रोसेस है, वो स्टैंडर्ड 5 उसको डील कर रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है और भी हमारे पास क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास स्टैंडर्ड 6 जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है मेडिकेशन डिस्पेंसिंग एंड डिलीवरी। डिस्पेंसिंग से रिलेटेड हमारे पास क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हॉस्पिटल में, और डिलीवरी जो पेशेंट को हम डिलीवर कर रहे हैं मेडिकेशन, उसमें हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं, फार्मासिस्ट की कंसल्टेशन से बहुत सारी चीजें। तो हम स्टैंडर्ड 6 को डील कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 7 हमारे पास मॉनिटरिंग कर रहा है मेडिकेशन यूज को। अब आप नोटिस करो तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे मेडिकेशन यूज प्रोसेस है, उसको एक एक करके डील कर रहा है। यानी आप पहले देखो कि एक तो ओवरऑल हमें प्रैक्टिस बताई गई है, फिर उसके बाद मेडिकेशन यूज की पॉलिसी है, ये सारी चीजें पहले की है, मतलब फार्मेसी सेटअप होने से पहले जो हमें डिसाइड करनी है। स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 उससे डील कर रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड 3 से हम आ जाते हैं अब हमारे मेडिकेशन यूज प्रोसेस के ऊपर। मेडिकेशन यूज पॉलिसी तो डेवलप हो गई, प्रैक्टिस किस तरह से होगी, मैनेजमेंट क्या होगी फार्मेसी की, हमने स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में ये पढ़ लिया। स्टैंडर्ड 3 से अब हम आ रहे हैं मेडिकेशन यूज प्रोसेस की तरफ। तो वो एक एक करके जो मेडिकेशन यूज प्रोसेस और जहां जहां फार्मेसी का रोल होता है, ठीक है, एक फार्मासिस्ट का रोल होता है, एएसएचपी ने उसकी भी गाइडलाइंस हमें दी हुई है। ठीक है, स्टैंडर्ड 6 में हमारे पास हम डिलीवरी के ऊपर आ गए। हमारे पास स्टैंडर्ड 7 में मॉनिटरिंग कर रहे हैं मेडिकेशन यूज की। मॉनिटरिंग हमारे पास इन पेशेंट आउट पेशेंट दोनों जा सकती है, और वो कैसे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो है इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन यूज सिस्टम। अच्छा, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम इवेल्युएट करेंगे कितना इफेक्टिव है हमारा जो मेडिकेशन यूज सिस्टम हमने जो डेवलप किया है, जो पॉलिसी डेवलप की है एएसएचपी की गाइडलाइंस के मुताबिक, हम उनको हम देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड्स कितने इफेक्टिव हैं। और ये सारी चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक फार्मासिस्ट सिर्फ और सिर्फ डिलीवर नहीं कर रहा अपनी फार्मेसी की सर्विसेज, यानी अपनी नॉलेज डिलीवर नहीं कर रहा, अपनी नॉलेज के हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस, हेल्थ के प्रैक्टिसेस डिलीवर नहीं कर रहा होता, उसको सिर्फ डिलीवरी पे फोकस नहीं करना चाहिए, उसको उसके आउटकम पर भी फोकस करना चाहिए कि आया कि जिस तरह की प्रैक्टिस मैं दे रहा हूँ, क्या उसकी जो है मेरा आउटकम क्या निकलेगा, उसका आउटकम बेनिफिट की तरफ जा रहा है या आउटकम रिस्क की तरफ जा रहा है, बुरा हो रहा है। फिर हमारे पास आखिरी स्टैंडर्ड आ जाता है रिसर्च का। बहुत सारे हॉस्पिटल रिसर्च में भी इन्वॉल्व होते हैं, फार्मेसी में रहकर भी हम बहुत सारी रिसर्चेस कर सकते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड हो सकती हैं। वो हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है सबसे पहले फार्मेसी में आता है, ठीक है, अगर मेडिकेशन उसे लेनी होती है या रिफिल करानी होती है, तो वो अपने जो है आउटकम्स या अपने एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स बता रहा होता है, अपनी सिचुएशन बता रहा होता है। फार्मेसी एक फार्मासिस्ट को, एक अच्छा फार्मासिस्ट जरूर उससे कंसल्ट करता है, यानी उससे हम कम्युनिकेट करता है कि भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे, या फिर अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है उसके खांसी तो नहीं हो रही है, अगर खांसी हो रही है तो उसको इस तरह से डील करे। हो सकता है ब्रांड टू ब्रांड फर्क हो। ठीक है, ऐसी एग्जांपल्स तो हजारों हैं जो हम अपनी देख लेते हैं। एक तो अभी बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है, कुछ लोगों को कुछ दवाओं से, कुछ ब्रांड से एलर्जी होती है,
तो ये भी, अब ये सारी चीजें जरूरी क्यों है, ये सारी चीजें हम रिसर्च में हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो होता है कि अब एक बात ये है कि as providers of pharmaceutical care, pharmacists are concerned with the outcomes of their services and not just the provision of these services. Pharmaceutical care की जो services हैं, जो pharmacist provide कर रहा है, तो उसको सिर्फ डिलीवरी के ऊपर, प्रोविजन अपनी सर्विसेज देने के ऊपर फोकस नहीं करना होता, उसको आउटकम के ऊपर भी, इसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आउटकम्स के ऊपर भी सोचना पड़ता है, उसके ऊपर भी, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि आउटकम क्या आएंगे, और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट होंगी तो हमारी एक अफेक्ट, हमारा जो फार्मेसी है उसके ऊपर जो है, एक हमारे पास मेडिकल डायरेक्टर या हमारा जो फार्मेसी का डायरेक्टर जो है, वो उस चीज को देख सकेगा कि हमारी क्वालिटी कितनी मेंटेन हो रही है, कितनी इफेक्टिव क्वालिटी से हम, कितनी इफेक्टिवली हम जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो फार्मेसी। अच्छा, ये कलेक्टिवली दीज एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हमने अभी पूरे पहले डिस्कस किए हैं, दीज एलिमेंट्स रिप्रेजेंट अ मिनिमम लेवल ऑफ प्रैक्टिस दैट ऑल हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट्स मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। यानी ये स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जो मिनिमम है, यानी ये तो लाजमी होने ही होने हैं, और ये जो है हर डिपार्टमेंट को, हॉस्पिटल फार्मेसी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती हैं। यानी जैसे इन पेशेंट हमारे पास 24 आवर्स होनी चाहिए फार्मेसी, और आउट पेशेंट 24 आवर्स जरूरी भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो कुछ हॉस्पिटल्स में 24 आवर फार्मेसी नहीं होती, लेकिन इन पेशेंट हमेशा 24 आवर होनी चाहिए, या ऑन कॉल फार्मासिस्ट होना चाहिए उस टाइम पे। इसी बात को कहा जा रहा है कि ये हर तरह के जो है, हर डिपार्टमेंट जो फार्मेसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, हमारे पास आईबीपीवी है, वो हमारे पास कंपाउंडिंग का एरिया है, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स को इन स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखना होगा, इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा, और कंसिस्टेंसी के साथ जो है, ये जो है अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है। फिर हमारे पास द एलिमेंट्स ऑफ फार्मेसी सर्विसेज दैट आर क्रिटिकल टू सेफ, इफेक्टिव एंड कॉस्ट कॉन्शियस मेडिकेशन यूज इन हॉस्पिटल इंक्लूड। अच्छा, ये एलिमेंट्स, इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि इनका जो है, इन एलिमेंट्स का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये क्रिटिकल टू सेफ और इफेक्टिव और कॉस्ट कॉन्शियस मेडिकेशन यूज को जो है ये फरोग देता है, यानी ये बेहतर करता है। और ये सारे एलिमेंट्स इससे आगे यही थे जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे, जो पॉइंट्स थे, हम हर एलिमेंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फेलियर टू प्रोवाइड एनी ऑफ दी सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर, और जो हम नहीं चाहते इन, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, अगर इनमें इनमें से एक चीज में भी कोई फेलियर हो जाता है, नहीं प्रोवाइड की जाती, तो हमारे पास ओवरऑल फार्मास्यूटिकल केयर जो है उसकी क्वालिटी वो अफेक्ट होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड 1 प्रैक्टिस मैनेजमेंट में, यानी किस तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए एक फार्मेसी में, उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। स्टैंडर्ड 1 में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। स्टैंडर्ड 1 प्रैक्टिस मैनेजमेंट तो एक एलिमेंट है, जो कि आप, अगर आप इसको याद करने के हिसाब से देखो, तो जब फार्मेसी सेटअप नहीं हुई या फार्मेसी सेटअप होने जा रही है, तो आपको किस तरह से क्या फ्लो, वर्क फ्लो, क्या प्रोग्राम्स और क्या मतलब पॉलिसीज या वर्क फ्लो क्या होना चाहिए, या किसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या चीजें क्या क्या होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये पूरा स्टैंडर्ड 1 हम डिस्कस करेंगे। इस तरह आपको स्टैंडर्ड 1 को याद करने में आसानी हो जाएगी, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है पूरी मैनेजमेंट में, फार्मास्यूटिकल में, फार्मेसी मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आ जाते हैं। हमारे पास एक मेडिकल डायरेक्टर आ जाता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे बड़ा। फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस में हमारे पास चीफ फार्मासिस्ट आ जाता है, जो कि एक एम फार्म या उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास एएसएचपी की 2 गाइडलाइंस मिलती हैं। अच्छा, जो पहली पुरानी गाइडलाइंस है उसमें हमारे पास क्वालिफिकेशन मेंशन है, ठीक है। चीफ फार्मासिस्ट को, एक डायरेक्टर, फार्मेसी डायरेक्टर की जो है वो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो मास्टर्स लेवल पे होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होना चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फार्मासिस्ट हमारे पास, फिर हमारे पास जो रोल, जो नीचे के लोग आते हैं, वो हमारे पास एक तो एक फार्मासिस्ट है जो नंबर 1 पे आएगा। फिर फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर का है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। फिर 2 फार्मासिस्ट जो होंगे वो हमारे पास डिस्पेंसिंग कर रहे होंगे। में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट होगा, जो कि क्वालिटी कंट्रोल डील कर रहा होगा। अच्छा, हमारे पास फार्मासिस्ट में जो और रोल जिनका होता है,
वो है, हमारे पास फार्मेसी टेक्नीशियंस भी होते हैं, हमारे पास हेल्पिंग स्टाफ भी हो सकता है। वो सारे लोग फार्मेसी में इन्वॉल्व है, ठीक है। और वो ये सारी चीजें हमारे पास फार्मेसी मैनेजमेंट में ही आ रही होती हैं। अच्छा जी, अफेक्टिव लीडरशिप हमारे पास जरूरी है, और प्रैक्टिस मैनेजमेंट, यानी अब मैनेजमेंट की हम बात करें तो हम लीडरशिप को इग्नोर नहीं कर सकते। तो लीडरशिप इफेक्टिव होना और प्रैक्टिस मैनेजमेंट स्किल्स जो है उसके पास, एक लीडर के पास होना या हमारी मैनेजमेंट टीम के पास होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे पास इफेक्टिव डिलीवरी हो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की। और इसके लिए ये भी और इन सर्विसेज के लिए जरूरी भी होना, ये भी होना जरूरी है कि जो भी हम मिशन या हमारी जो मैनेजमेंट है वो उसके गोल्स हैं, या जो डिलीवरी है वो, जो भी हम जिस मैनर में हम ये फार्मास्यूटिकल सर्विसेज दे रहे हैं वो पेशेंट नीड्स को मद्देनजर रखते हुए हो, और हॉस्पिटल की नीड्स को भी मद्देनजर रखते हुए हो। यानी अगर हमारा जो मिशन फार्मेसी का जो हम मिशन सेट करेंगे वो हॉस्पिटल के मिशन से कॉन्साइड होना चाहिए। कॉन्साइड से मुराद यानी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, यानी हॉस्पिटल के मिशन कोई और सी बात करे और हमारा मिशन कोई और बात करे, वो गलत है। हॉस्पिटल के गोल्स अगर इस तरह के मतलब कुछ 5 सालों के हैं तो हमारे गोल्स भी उससे पहले पहले कंप्लीट होने चाहिए, ताकि ओवरऑल हॉस्पिटल की क्वालिटी में फर्क आए, ठीक है। इस तरह की बातें। अच्छा, अब जो है हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है कि फार्मास्यूटिकल सर्विस मैनेजमेंट को फोकस सिर्फ फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे नहीं करना होता, कि वो किस तरह की फार्मास्यूटिकल केयर दे रहा है, बल्कि लीडरशिप पे भी फोकस करना जरूरी है उसका। यानी क्या, लीडरशिप पे भी कि लीडर एक इफेक्टिवली लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, तो उन सारी चीजों को भी मैनेजमेंट देख रही होती है। और ये सारी चीजें हॉस्पिटल के मिशन को बनाना, ये सारी चीजें हमारे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा हो पूरी फार्मेसी का कि जो है वो इतना स्मूथ फ्लो करा सके हमारे फार्मेसी फंक्शंस के। तो वो सारी चीजें जरूरी है, और इन सारी चीजों के लिए जरूरी ये भी है कि हमारी मैनेजमेंट का जो कोलैबोरेशन है और कम्युनिकेशन है वो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी हो। यानी हमें बाकी सारे हॉस्पिटल्स के तमाम स्टाफ को मद्देनजर रखते हुए, तमाम डिपार्टमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी बेहतर क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी आप इससे आप यूं भी अंदाजा लगा लो कि एक फार्मेसी की सर्विसेज, एक अच्छी नर्सिंग कम्युनिकेशन के बगैर भी इम्पॉसिबल है। जब आप हम फार्मेसी सेटअप कर रहे होते हैं, तो जब आप फार्मेसी में जाओगे, आप कुछ अर्सा गुजारोगे, तो आपको ये बात पता लगेगी कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हम डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स कर रहे होते हैं, उनसे भी हम पूछ रहे होते हैं। यानी ओपीडी के डॉक्टर्स हमें बता रहे होते हैं मेरे पास ये नए ब्रांड्स आए हैं हमारी फार्मेसी में, आपको ये ब्रांड्स रखने, ठीक है। अच्छा, ब्रांड्स नहीं तो हमारे पास हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो हम आपके पास ये एक्टिव्स मौजूद नहीं है, या इन एक्टिव्स का कॉम्बिनेशन नया मार्केट में आया है जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के थ्रू या मेडिकल रेप्स के थ्रू पता लगी है ये बात, या नई रिसर्चेस आई है, या हमारे पास फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर्स को सजेस्ट करें कि हमारे पास यूं नए एक्टिव्स आए हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए हम ये प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं, यानी इन पे डिस्कशन हो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये दवाएं मौजूद हैं हमारी फॉर्मुलरी में, हमारी फार्मेसी में, तो इन दवाओं में से प्रिस्क्राइब करने ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब एक डॉक्टर बता सकता है, जैसे हम अब हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये बातें पता चल जाती हैं कि जिस तरह का हमारा पास हेड काउंट या हमारे पास पेशेंट फ्लो आ रहा होता है, पेशेंट आ रहे होते हैं, हमें उनसे पता चल जाता है हमारे पास ये दवाएं रखना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। अब भी आप पेंडेमिक में देखोगे कोरोना वायरस से रिलेटेड होगा तो एजिथ्रोमाइसिन रखना जरूरी है, और हमारे पास थर्मोमीटर का होना हमारी फार्मेसी में जरूरी है। आउट पेशेंट में तो इन पेशेंट में तो लाजमी होना चाहिए, थर्मोमीटर का एक अच्छा स्टॉक मौजूद होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट से ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, इसीलिए जरूरी है कि हमारा डिपार्टमेंट के साथ जो है वो लिंक हो, हमारा जो डिपार्टमेंट के साथ जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन हो। इससे ये होता है कि फार्मेसी की एक बेहतर डिलीवरी होगी। और आप ये देखोगे, और कभी आपके यहाँ अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन इस तरह से अगर कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है हमारे फार्मेसी के लीडर से, फार्मेसी के डायरेक्टर से या फार्मासिस्ट से, कि वो चीजें सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता दूसरे डिपार्टमेंट तक, या दूसरे डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं आ रही होती या डॉक्यूमेंट नहीं हो रही होती, क्योंकि इन दवाओं की ज्यादा जरूरत है हमारी फार्मेसी में, हमारे पेशेंट किस तरह के ज्यादा आ रहे हैं, और किन का स्टॉक हमेशा रेडली अवेलेबल होना चाहिए, कौन सा पेंडेमिक चल रहा है या कौन सा अच्छा मलेरिया
अभी मच्छरों की तादाद ज्यादा होती है तो हमारे पास मलेरिया हो जाता है। दिसंबर के करीब हमारे पास मलेरिया, टाइफाइड के पेशेंट ज्यादा आने लग जाते हैं दिसंबर नवंबर के करीब ना। आप नोटिस करना, ठीक है। अब इलाका तो इलाका भी वेरी करता है। जैसे अगर आपका हॉस्पिटल ऐसे इलाके में जहाँ पे जंगलात ज्यादा है तो वहाँ पे अजीब ही मतलब खास किस्म के पेशेंट ज्यादा आ रहे होंगे, पेशेंट का फ्लो ज्यादा होगा। आप नोटिस करोगे कभी फ्लू के पेशेंट ज्यादा आने लगे हैं, तो अब आपके पास वो दवाएं मौजूद होना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीजों की हमारे पास अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो जो है ये सारी चीजें हम इंश्योर करा सकेंगे कि हाँ हमारे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, इवन हमारे नर्सिंग स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए, हमारे पास हमारे डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही प्रिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है कि मेडिकेशन शॉर्ट हो रही होती है, पेशेंट बहुत सफर करता है, और इन पेशेंट तो खास तौर पे सफर कर रहे होते हैं। आप इसकी अंदाजा इस तरह से लगा दो कि कोई गन शॉट का पेशेंट हो और गन शॉट के पेशेंट को कोई मेडिकल सप्लाई की जरूरत हो, मेडिकेशन की बात तो अलग, गॉस पैड या वो कम हो जाए, फिर आप क्या करोगे? मतलब उस पेशेंट को तो फिर हम क्या करके हम उसका खून रोकेंगे? जाहिर है गॉस पैड्स मौजूद नहीं है तो मुसीबत आ सकती है कोई भी किस्म की। इमरजेंसी सिचुएशन है, पेशेंट गैस कर रहा है, अब हमारे पास इलेक्ट्रोड्स नहीं मौजूद, इलेक्ट्रोड जरूरी है उस वक्त, पेशेंट तो सफर करेगा। और ये तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, तभी हॉस्पिटल का तमाम डिपार्टमेंट के साथ फार्मेसी का जो है कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट सर्विसेज के ऊपर हम पहले बात करेंगे। हमारे पास ASHP ने हमारे पास नंबर ए पे जो गाइडलाइंस इस एलिमेंट प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर जो है नंबर ए पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम नहीं चले जा रहे, हम सबसे नंबर 1 पे जो चीज को प्रायोरिटी दी है तो फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट सर्विसेज को हम उससे रिलेटेड अब डिस्कशन करेंगे। अब हम पहली बात कर देते हैं फार्मेसी मिशन गोल्स एंड स्कोप ऑफ सर्विस। यानी अच्छा अब इसको याद करने के हिसाब से इस तरह देखो कि फार्मेसी अभी सेटअप नहीं हुई तो फार्मेसी का मिशन, गोल और स्कोप ऑफ सर्विस जो है वो हमारी सेट होनी चाहिए। यानी किस स्कोप में सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, क्या स्कोप ऑफ सर्विस क्या होगी, आया कि इन पेशेंट है, आउट पेशेंट है, हमारी स्कोप ऑफ सर्विसेज में आउट पेशेंट क्या क्या डील करेगी। जैसे मैंने MMI में प्रैक्टिस की है तो अब MMI में हमारे पास स्कोप ऑफ सर्विस में आउट पेशेंट फार्मेसी हमारी इमरजेंसी पेशेंट्स को भी डील कर रही होती है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट को डील कर रही होती थी। हमारे मिशन स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट हॉस्पिटल स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि मिशन स्टेटमेंट जो है हमारा जो मिशन है फार्मेसी का, वैसे तो वो एक इफेक्टिव और बेहतर डिलीवरी है पेशेंट को। उसके बाद वो मिशन स्टेटमेंट हमारे हॉस्पिटल के हिसाब से भी होगा। यानी अगर हॉस्पिटल हमारा सिर्फ चिल्ड्रंस को डील कर रहा है या हमारा हॉस्पिटल जो है वो थैलेसीमिया के पेशेंट को डील कर रहा है तो उनका मिशन उसी हिसाब से होगा, ठीक है। हमारा जो मिशन होगा उसी हिसाब से हमारे गोल्स भी सेटअप होंगे। गोल्स भी मिशन के अकॉर्डिंगली होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में हमारे पास इंडिविजुअल लेवल पे भी आते हैं, एक फार्मासिस्ट को लेके भी, कि हर फार्मासिस्ट इंडिविजुअल फार्मासिस्ट का भी गोल होगा कि क्या इसका क्या गोल होगा शॉर्ट टर्म में, अगले 3 मंथ्स में क्या इम्प्रूवमेंट इसे लेके आनी है। यानी अगर कोई नई स्किल सीखनी है, हमारा एक गोल ये भी हो सकता है कि हम अपने हमारे पास इस वक्त 4 स्टाफ मौजूद है, फार्मासिस्ट का नया इंडक्ट हुआ है। अब हमें अगले 3 महीने में इसको प्रॉपरली एक डिपार्टमेंट ट्रेन करके दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देना है, ठीक है। हमारा ये गोल भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सारे गोल्स जो हैं प्रॉपरली और पीरियोडिकली सेटअप होने चाहिए और उनको डिस्कस किया जाना चाहिए, और ये सारी चीजें रिटन में मौजूद होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। स्कोप ऑफ सर्विस फार्मेसी की क्या है ये बात। अब हमारे पास फार्मेसी सर्विसेज जो है 24 आवर्स होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से एक हॉस्पिटल 24 आवर खुला होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट इसका खास तौर पे, तो इसी तरह एक फार्मेसी सर्विसेज जो है हमारे पास 24 आवर होनी चाहिए। एक ASHP ने रिकमेंड किया है कि ये जरूरी है, ये प्रेफर्ड है, ठीक है। अगर 24 आवर फार्मेसी सर्विस नहीं होती तो हमारे पास आफ्टर आवर फार्मेसी एक्सेस होना चाहिए। यानी अगर फार्मेसी सर्विस मुश्किल है कि 24 आवर फार्मेसी सर्विस हो तो जरूरी ये भी है कि एक ऑन कॉल फार्मासिस्ट हमेशा मौजूद हो। अब कुछ फार्मेसीज हैं कि जहाँ पे ऑन नाइट ड्यूटी पे फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं, अगर रात को नहीं हो रहा
अच्छा, अब हमारे पास अगर कोई फार्मेसी भी मौजूद नहीं होता आफ्टर फार्मेसी एक्सेस में, हमारे पास जो है वो कोई नर्सिंग स्टाफ या नॉन फार्मेसी स्टाफ अव्वल तो होना नहीं चाहिए, प्रिफर्ड ही नहीं है एसएचपी की तरफ से। अब हमारी गाइडलाइन में मौजूद है, ये डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी, बाकायदा लिखा हुआ है। ये बात प्रिफर्ड ही नहीं है कि एक नॉन फार्मेसी स्टाफ जो है, नॉन फार्मासिस्ट जो है, वो उसके अंदर उसका एक्सेस हो फार्मेसी के अंदर। लेकिन अगर होता है, अगर आफ्टर फार्मेसी एक्सेस है तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। यानी जो कैबिनेट से निकाल रही है मेडिकेशन, या इमरजेंसी कार्ड्स मौजूद होने चाहिए, या आफ्टर फार्मेसी कार्ड्स हो, फार्मेसी कार्ड्स हो, यानी उस कार्ड को सुबह जो जो फिल करा के आफ्टर आवर्स में जो नर्सिंग स्टाफ या डिपार्टमेंट स्टाफ की तरफ भेजा, किसी डिपार्टमेंट की तरफ भेजा जा रहा है वो कार्ड, तो सुबह आके फार्मासिस्ट उसकी जो है वो उसको चेक करे कि वो उस कार्ट में कितनी मेडिकेशन मौजूद है, कितनी नहीं है, यानी क्या काउंट है, या कितने पेशेंट्स आए, किनको दवाएं गई। ठीक है, ये सारी आफ्टर आवर फार्मेसी एक्सेस। अब फार्मेसी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस जो भी हैं और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, वो ब्लैक एंड व्हाइट रिटन मौजूद हो। जो गाइडलाइंस हैं वो इजीली कम्युनिकेट, और ये सब कुछ जो है, ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेटेड हो हर फार्मेसी स्टाफ के पास। ठीक है, सबको पता होनी चाहिए कि हमारे स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा स्कोप ऑफ सर्विस क्या है, हर किसी को ये बात मालूम होनी चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास जितनी भी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस हैं, वो चाहे हमारी कंट्री वाइज फार्मेसी के लिए मौजूद है। एक तो एएसएचपी की गाइडलाइंस को हम फॉलो करें, ठीक है, फिर हमारी कंट्री के अलग कुछ स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना एक फार्मेसी को जरूरी है। नहीं तो जो हमारे स्टेट वाइज, कुछ कंट्रीज में स्टेट वाइज फार्मेसी गाइडलाइंस भी होती हैं, स्टेट वाइज ड्रग्स भी मौजूद होती हैं, उन सारी चीज़ों को फुलफिल करना एक फार्मेसी के लिए, एक हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, आफ्टर फार्मेसी एक्सेस में एक बात और मेंशन करना कि जो है जानना ज़रूरी है कि फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी जो है, ये डिसाइड करेगी कि किसको एक्सेस होगा और कौन कौन सी मेडिकेशन में एक्सेस हो सकता है। जैसे कि अगर 24 आवर फार्मेसी सर्विस नहीं है, लेकिन यूनिट डोज सिस्टम जा रहा है, पेशेंट को वहाँ पे डिलीवरी फार्मेसी की जो सर्विस है वो यूनिट डोज मेथड के थ्रू हो रही है, तो यूनिट डोज मेथड के थ्रू अगर हो रही है तो फिर वो 24 आवर्स की डोज उसको जा चुकी होगी। ठीक है, उसकी उसके बेड साइड पे उसकी सारी डोजेस मौजूद होंगी। अब सुबह आके फार्मासिस्ट से चेक करेगा कि वो मेडिकेशन जा चुकी है या नहीं, और वो पेशेंट को मतलब एडमिनिस्टर हो चुकी है या नहीं, चाहे वो किसी भी रूट पे। ठीक है, और अगर नहीं हुई है तो कुछ खास मेडिकेशन होंगी जिसका एक्सेस जो है वो किसी नॉन फार्मेसी स्टाफ के ऊपर, नॉन फार्मासिस्ट के का खास मेडिकेशन का एक्सेस जो है नॉन फार्मासिस्ट कर सकता है। और ये सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में ये बातें डिसाइडेड होंगी कि किन सूरतों में और कौन कौन सी मेडिकेशन एक नॉन मेडिकल स्टाफ ले सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ गए लॉज एंड रेगुलेशन। अच्छा, जो भी फेडरल लॉज हैं, लोकल स्टेट लॉज हैं, रेगुलेशन हैं, उन सबको मीट किया जाएगा, शैल बी मैट, एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्लाइंस शैल बी मेंटेन्ड। यानी डॉक्यूमेंटेशन के कंप्लाइंस हो रही है या नहीं हो रही इन लॉज की, उनको भी मेंटेन के प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जा रहा होगा कि किस तरह से हमारे पास की फैक्टर्स होंगे, हमारे पास की इंडिकेटर्स होंगे कि हमारी फार्मेसी उन सारी जो है लॉस को किस तरह से जो फुलफिल कर रही है, और कितना रेलेवेंट है या कितना कितने कंप्लाइंट है हमारी फार्मेसी इन जो है लॉस के मुताबिक, उन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट कर रहा होगा। उनके कुछ खास की इंडिकेटर्स होते हैं। हमारे पास आ गई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यानी जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का जो पूरा ब्लैक एंड वाइट हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वो मैनुअल की सूरत में मौजूद होना चाहिए। अब वो हर स्टाफ के पास मौजूद होना चाहिए, यानी हर फार्मेसी स्टाफ को जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फार्मेसी के हैं, ठीक है, वो मालूम होने चाहिए कि क्या पॉलिसीज हैं, ताकि क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। और जितनी भी पॉलिसी प्रोसीजर्स हम डेवलप कर रहे हैं, मेडिकल डायरेक्टर जिसका जिसमें भी उसका रोल है,
वो हॉस्पिटल के हिसाब से होना चाहिए, यानी हॉस्पिटल के जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए या उनके हिसाब से वो प्रोसीजर्स और पॉलिसीज हम डेवलप करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पर्सनल सेफ्टी में क्या आ जाता है कि फार्मेसी स्टाफ को ये चीज़ हमारे पास रिटन प्रोसीजर्स होने चाहिए कि हॉस्पिटल का जो पूरा प्लान है इमरजेंसी रिस्पांस के लिए, pharmacy employees should be involved in the development of hospitals' plan for emergency response, infection prevention, control management of hazardous substances and waste, and incident reporting. And all pharmacy staff shall receive education about those plans. यानी जितने भी प्लान है हमारे पास, जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन से रिलेटेड है और उसके कंट्रोल से, हैजार्डस सब्सटेंस की कंट्रोल और उसकी मैनेजमेंट से, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, कोई इंसिडेंट हो जाता है उसको रिपोर्ट करने की के लिए, मतलब मेडिकल इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ों में फार्मासिस्ट का प्रॉपर रोल होगा। और फार्मेसी पर्सनल्स को इसकी एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। यानी ये चीज़ हम जब अपनी कम्युनिटी अपनी जगह पे प्रैक्टिस जो करते थे, मैंने जिन हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस किया है तो अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ इस तरह के फार्मासिस्ट भी थे। लेकिन जो है हमारे पास जो हम लोग इस बात पे कहते थे कि जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं उससे हमसे भी हमें भी उन ट्रेनिंग्स में शामिल करना चाहिए। बहुत ही कम ट्रेनिंग फार्मेसी के फार्मासिस्ट को शामिल किया जाता है, लेकिन में फार्मासिस्ट को शामिल किया जा रहा होता है, लेकिन फार्मेसी एम्प्लॉइज को भी प्रॉपर इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करना चाहिए। यानी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में फार्मासिस्ट का एक बहुत ज़्यादा अहम रोल हो सकता है, तो जो है उसमें फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए। इंसिडेंट रिपोर्टिंग वगैरह, ये किस तरह से रिपोर्ट करना है, क्या करना है और कौन सी चीज़ हमें पता, आइडेंटिफाई कैसे करना है किसी इंसिडेंट को, ये सारी चीज़ों की नॉलेज और ट्रेनिंग फार्मेसी स्टाफ को देनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाती है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, यानी जितनी भी इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो फैसिलिटी हमारे पास जो इमरजेंसी रिस्पांस को डील कर रही होगी या जो भी पॉलिसी इससे रिलेटेड बनाएगी, उसमें फार्मासिस्ट को शामिल करना लाजमी है। और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस टीम में फार्मासिस्ट का रोल भी होगा और उसमें फार्मासिस्ट एक इन्वॉल्व भी होगा। और जितने भी इमरजेंसी प्लान हम बनाएंगे, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के इसके डेवलप करने चाहिए कि जैसे इवेल्युएट कर सके हम फार्मासिस्ट को कि वो किस तरह से इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस टीम में जो भी उनका रोल है वो किस तरह से इवेल्युएट किया जा सकेगा, यानी एक अहम रोल है। उसके बाद जो है हमारे पास मेडिकल इमरजेंसीज में फार्मेसी स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, लाइफ सपोर्ट की, पीडियाट्रिक एक्यूट लाइफ सपोर्ट या और कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इनकी सर्टिफिकेशन, इनकी ट्रेनिंग जो है फार्मेसी पर्सनल्स को देनी चाहिए। जो भी मेडिकल इमरजेंसीज हमारे पास हैं उनकी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के पास भी होनी चाहिए, हमारे पास स्टाफ के पास भी होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो मैं बेसिक चीज़ें देखती हूँ, हमारे पास फार्मेसी स्टाफ के पास प्रॉपर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट भी उन्हें नहीं आ रही होती। ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट क्या, यानी वो तो प्रॉपर जो मेडिकल इमरजेंसी की बात तो आप छोड़ ही दें, हमारे पास जो फार्मासिस्ट लैक कर रहा है वो, यानी वो इंसुलिन लेने के हिसाब से भी पेशेंट को गाइड नहीं कर सकता, उसे एंगल्स भी नहीं पता इंजेक्ट करने के, इंजेक्शन के जितने भी एंगल्स हैं, इंसुलिन हम किस तरह से दे रहे होंगे, और इंसुलिन लेने वाले पेशेंट को हम जो सिरिंज से ले रहे होते हैं ना, वो भी एक नीडल से ले रहे होते हैं। अब कितने यूनिट देनी है और क्या क्या वो कर सकता है, किस तरह ले सकता है, और एरियाज आपको कितने मंथ बाद या कितने टाइम बाद चेंज कर लेना चाहिए, और कहाँ कहाँ इंसुलिन लग रही होती है, ये इन चीज़ों के बारे में भी नहीं पता पता होता फार्मासिस्ट को। और जब इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि कंसल्ट क्या करते होंगे, पेशेंट को क्या कम्युनिकेट करते होंगे। तो पेशेंट उनसे पूछेगा तो क्या इन सारी चीज़ों के लिए भी सिर्फ डॉक्टर की तरफ भेजेंगे? आप अपनी भी नॉलेज लो और फिर डॉक्टर की तरफ भेजो, ठीक है। जो आपका काम है वो भी नहीं पता होता। मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में भी फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है, उनको बेसिक ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जो इम्यूनाइज कर रहे होते हैं पेशेंट्स। और फिर हमारे पास जो जैसे फ्लू वैक्सीन वगैरह जा रही होती है, फार्मासिस्ट को वो शॉट्स देने आने चाहिए।
और पता होना चाहिए कि कौन से मसल में वो शॉट्स दिए जा सके। मतलब ये एएसएचपी हमें गाइड करता है। और मैंने इनफैक्ट ये बाहर जो है मेरी कुछ दोस्त हैं उनसे मैंने पूछा भी है, तो उसने एक दफा मुझे, मेरे साथ कॉल पे थी, तो उसने मुझे ये बात बताई कि अभी मैंने फ्लू शॉट पेशेंट को दे रही थी आज मैं, तो फ्लू शॉट वो दे रही थी एज अ फार्मासिस्ट। तो फ्लू शॉट तो दे सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें फार्मासिस्ट को बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो पॉलिसी इन प्रोसीजर्स हो, फार्मासिस्ट को इन सब के हवाले से भी ट्रेन किया जाना चाहिए। फिर हमारे पास ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग अब्यूज प्रोग्राम्स हैं, उनमें फार्मासिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा है। फार्मेसी को असिस्ट करना चाहिए कि ड्रग अब्यूज प्रोग्राम्स के ऊपर जितनी भी हमारे पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनेंगे, फार्मासिस्ट को उसमें इन्वॉल्व रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि फार्मेसी और फार्मासिस्ट किस तरह से इसमें हेल्प कर सकता है कि वो इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकता है। उसको ड्रग्स के हवाले से बहुत ज़्यादा पता है, एक डॉक्टर से शायद ज़्यादा पता है ड्रग के एंटीडोट्स, या उसको किस तरह से उस पीछा छुड़वाना है एक पेशेंट को उससे, उसके बारे में काफ़ी नॉलेज फार्मासिस्ट भी रखता है। तो इन सारे प्रोग्राम्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे। मैंने बताया था कि जितनी भी प्रैक्टिस से रिलेटेड चीजें होंगी वो हम इस वाले स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड 1 में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 1 में हमने प्रैक्टिस की देख ली, हमने पॉलिसीज बनाना देख लिया, हमने कौन से मैनुअल्स होने चाहिए या पॉलिसी प्रोसीजर्स के क्या मैनुअल्स होने चाहिए हमने उसको देख लिया। फार्मेसी डायरेक्टर का क्या रोल है फार्मेसी में, इसको हमने देख लिया। मिशन स्टेटमेंट, गोल्स वगैरह, हमने इन सारी चीज बातों को पढ़ लिया। तो अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस को हम डिफाइन कर रहे हैं, मजीद इलेबोरेट कर रहे हैं, इस एलिमेंट को मजीद डिस्कस कर रहे हैं इन सारे पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है,